इंडिया की प्लेइंग 11 में गंभीर ने किए 4 बड़े बदलाव। 72 रन की धमाकेदार जीत के बाद भले ही स्कोरबोर्ड भारत के पक्ष में चमक रहा हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट अंदर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा। कुछ खिलाड़ियों की जगह अब भी खतरे में है और ईडन गार्डन्स में होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। आखिर क्या होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की फाइनल प्लेइंग 11? कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट और किस समीकरण से टीम इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री करेगी, बताएंगे आपको हर अपडेट बिना किसी लाग लपेट के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हो कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराकर ओवर कॉन्फिडेंस में आने का समय नहीं है और वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ बेस्ट कॉम्बिनेशन ही उतरना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात बिल्कुल साफ है। 1 मार्च 2026 कोलकाता का एडन गार्डन्स और सामने वेस्टइंडीज। ये मैच सिर्फ एक और लीग मैच नहीं है, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। सीधा सेमीफाइनल का टिकट यहीं से कटेगा या यहीं से घर वापसी होगी। 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर भारत ने अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। लेकिन अब असली परीक्षा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 256-4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस एडिशन का सबसे बड़ा स्कोर T20 वर्ल्ड कप में भारत का बेस्ट और ओवरऑल दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। 17 छक्के, मिडिल ओवर्स में तबाही, डेथ ओवर्स में बवाल। हार्दिक पांड्या 50-23 गेंद, 4 चौके 4 छक्के और प्लेयर ऑफ द मैच। अभिषेक शर्मा 55-23, ईशान किशन 38-24, सूर्य कुमार यादव 33-13, संजू सैमसन 24-15। सबने तेज खेला, किसी ने लंगड़ाती पारी नहीं खेली। पावर प्ले से ही इरादे साफ कर दिए गए थे कि आज रुकने का नाम नहीं लेना है। गेंद नई थी लेकिन सोच पुरानी नहीं थी। अटैक, अटैक और सिर्फ अटैक। अभिषेक ने शुरुआत में ही गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। ईशान ने गैप ढूंढ ढूंढ कर रन निकाले। जैसे ही मिडिल ओवर्स आए, रन रेट गिरने के बजाय और तेज हो गया। आमतौर पर T20 में 7-8 रन प्रति ओवर का फेज आता है, लेकिन यहां तो 10-11 रन भी कम लग रहे थे। स्पिनर्स को आगे बढ़कर मारा गया, पेसर्स को बैकफुट पर धकेला गया। सूर्य कुमार यादव ने आते ही रफ्तार और बढ़ा दी। 13 गेंद में 33 रन, यानी विपक्षी कप्तान को समझ ही नहीं आया कि फील्ड कहां लगाए। संजू सैमसन ने भी आते ही इरादा दिखाया कि यहां सेट होने का ड्रामा नहीं चलेगा। और फिर आखिर में हार्दिक पांड्या ने जो किया वो सिर्फ रन नहीं थे, वो मैसेज था। 23 गेंद में नाबाद 50, डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। चौके भी लगे, छक्के भी लगे और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में रहा। यह सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं था, यह डोमिनेशन था। स्कोर बोर्ड पर 256 चमक रहा था और स्टेडियम में हर शॉट के साथ शोर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया ने दबाव को गुस्से में बदल दिया हो और उस गुस्से को रन में। लेकिन यहीं से खतरा भी शुरू होता है। जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराकर कई भारतीय खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लगने लगता है कि बस बैट घुमाओ और छक्का पड़ जाएगा, कि हर गेंदबाज पर हमला कर दो, क्योंकि पिछली बार तो सब कुछ सही हुआ था। लेकिन क्रिकेट हर दिन नया इम्तिहान लेता है। भाई, वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे नहीं है। उनके पास पावर है, उनके पास बड़े मैच का टेम्परामेंट है। उनके गेंदबाज सिर्फ लाइन पकड़कर खड़े नहीं रहेंगे, उनके बल्लेबाज 200 का पीछा करने की हिम्मत रखते हैं। अगर भारत ने हल्के में लिया, अगर किसी ने यह सोच लिया कि पिछली पारी जैसा शो फिर दोहरा देंगे, तो 256 का स्कोर सिर्फ यादों में रह जाएगा और सेमीफाइनल का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। अब ग्रुप की स्थिति देख लीजिए। साउथ अफ्रीका 2 मैच, 2 जीत 4 पॉइंट्स, क्वालिफाई। वेस्टइंडीज 1 जीत 2 पॉइंट्स, NRR +1, 791। भारत 1 जीत 2 पॉइंट्स, NRR -0.1, जिम्बाब्वे बाहर। मतलब सीधा समीकरण, भारत को हर हाल में वेस्टइंडीज को हराना है। हार गए तो बाहर, बारिश हुई तो भी बाहर, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। यानी ये मैच करो या मरो है। यहां कोई गणित जटिल नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई दूसरे मैच के नतीजों पर निर्भरता नहीं है। बात बिल्कुल साफ है, जीतोगे तो सेमीफाइनल, हारोगे तो पैकअप। साउथ अफ्रीका पहले ही 4 पॉइंट्स लेकर ऊपर बैठा है, उन्हें अब किसी का डर नहीं। असली लड़ाई भारत और वेस्टइंडीज के बीच है और ये लड़ाई सीधी है। जो जीतेगा वही आगे जाएगा। भारत के 2 पॉइंट्स हैं, वेस्टइंडीज के भी 2 पॉइंट्स हैं।
फर्क सिर्फ नेट रन रेट का है और उसमें वेस्टइंडीज काफी आगे है, प्लस 1.791 बनाम -0.1। इसका मतलब साफ है कि अगर मैच धुल गया, अगर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया, तो एक एक पॉइंट मिलेगा और वेस्टइंडीज 3 पॉइंट्स के साथ आगे निकल जाएगा। भारत 3 पर भी पहुंचेगा, लेकिन नेट रन रेट में पीछे होने की वजह से बाहर हो जाएगा। इसीलिए यह वो मुकाबला है जहां कैलकुलेटर नहीं, किरदार काम आएगा। यहां यह नहीं सोचना कि चलो कम मार्जिन से जीत जाएं, यहां सोचना है मैच जीतना है, बस जीतना है। कोई सेफ गेम नहीं, कोई डर नहीं। हर खिलाड़ी को पता है कि ड्रेसिंग रूम में बैठकर दूसरे मैच का इंतजार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस मैच में जो पसीना बहेगा वही सेमीफाइनल की टिकट बनेगा। एक गलती, एक खराब ओवर, एक लापरवाह शॉट और पूरा टूर्नामेंट खत्म। यानी हालात बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक और लीग मैच नहीं है, ये असली इम्तिहान है। करो या मरो, जीत गए तो कहानी आगे बढ़ेगी, हार गए तो यहीं खत्म। अगर आप ये हाई वोल्टेज मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं तो 1 मार्च 2026 को शाम 7 बजे IST से अपनी स्क्रीन के सामने तैयार रहिए। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी। वहीं मोबाइल और स्मार्ट टीवी यूजर्स जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि मैच शुरू होने से 15-20 मिनट पहले ही लॉग इन कर लें, क्योंकि ऐसे करो या मरो मुकाबलों में सर्वर पर भारी ट्रैफिक रहता है। इंटरनेट कनेक्शन मजबूत रखिए और अगर आप बाहर हैं तो हेडफोन लगाकर हर बॉल का रोमांच महसूस कीजिए, क्योंकि यह मुकाबला एक भी गेंद मिस करने लायक नहीं है। अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जो भारत को इस दबाव वाले मुकाबले में उतारनी चाहिए। ओपनिंग में आएंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। टीम मैनेजमेंट पावर प्ले में अलग सोच के साथ उतरना चाहती है। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन बनाकर साबित किया कि वो सिर्फ 2-3 ओवर की आतिशबाजी नहीं है, वो मैच का टोन सेट कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर बिना सेट हुए पहली या दूसरी गेंद से हवा में शॉट खेलकर आउट हो गए तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। बड़े मैच में दिमाग से खेलना पड़ता है। 20 गेंदों में 25 रन नहीं, 40 गेंदों में 70 रन चाहिए। टीम को स्टार्ट भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी। संजू सैमसन ओपनिंग में आएंगे तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। ऊपर खेलते हुए आपके पास ज्यादा गेंदें होंगी, तो सिर्फ कवर ड्राइव और पुल शॉट दिखाने के लिए मत खेलिए। पावर प्ले में अगर आपने 6-7 ओवर टिककर 45-50 रन जोड़ दिए तो वेस्टइंडीज दबाव में आ जाएगी। लेकिन अगर 15-20 रन बनाकर कोई हल्का शॉट खेलकर कैच थमा दिया तो फिर सवाल उठेंगे और खुलकर उठेंगे। आपको एंकर और अटैकर दोनों रोल निभाने होंगे। सिर्फ स्टाइल से मैच नहीं जीतते, सब्सटेंस भी चाहिए। नंबर 3 पर ईशान किशन। ईशान सिर्फ शॉट मारने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वो गेम की रफ्तार समझते हैं। अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो वो पारी संभाल भी सकता है और अगर शुरुआत तेज हुई है तो उसी आग में घी डालने का काम भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर उनका आना टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेफ्ट हैंडर होने की वजह से बॉलर्स की लाइन बिगड़ती है, फील्ड बदलनी पड़ती है और यही छोटे छोटे फैक्टर बड़े मैच में फर्क डालते हैं। सच कहें तो ईशान किशन इस टीम की एक्स फैक्टर बैटिंग ताकत है। अगर वो 30-35 गेंद खेल गए तो स्कोर 180 नहीं 220 के पार जाएगा। उनमें वो आत्मविश्वास है, वो बेखौफ अंदाज है जो करो या मरो मुकाबले में चाहिए होता है। नंबर 4 पर तिलक वर्मा। तिलक को ठीक उसी स्ट्राइक रेट से खेलना है जैसी उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली। अगर 140-150 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो तो ठीक, वरना सिर्फ 25 गेंदों में 28 रन बनाकर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। मिडिल ओवर्स में अगर रन रेट गिरा तो पूरा दबाव हार्दिक पर आएगा। तिलक की भूमिका इस टीम में बहुत साफ है। मिडिल ओवर्स में मैच को ठहरने नहीं देना। अक्सर 7 से 14 ओवर के बीच गेम धीमा पड़ जाता है, गेंदबाज कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और यहीं पर अच्छे T20 बल्लेबाज फर्क पैदा करते हैं। तिलक के पास शॉट्स हैं, टाइमिंग है और गैप खोजने की समझ भी है, लेकिन सिर्फ क्रीज पर खड़े रहने से फायदा नहीं होगा। अगर 10 ओवर के बाद रन रेट 8 से नीचे चला गया तो सारा प्लान गड़बड़ा जाएगा। उन्हें यह समझना होगा कि 30 रन भी तभी काम के हैं जब वो 18-20 गेंदों में आए। 35 रन अगर 22 गेंद में आते हैं तो मैच कंट्रोल में रहता है, लेकिन 28 रन 25 गेंद में आए तो विपक्षी टीम वापस गेम में आ जाती है। वेस्टइंडीज जैसी टीम आपको दूसरा मौका नहीं देगी। इसलिए तिलक को स्मार्ट अटैक खेलना होगा, रिस्क भी, लेकिन सोच समझकर। कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब यहां बात सीधी है, आप कप्तान हैं
33 रन 13 गेंद में अच्छा है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ आपको 60-70 रन की मैच विनिंग पारी चाहिए। कप्तान अगर बड़े मैच में फ्लॉप हुआ तो टीम की रीढ़ टूट जाती है, और अगर आपने फिर से 15-20 रन बनाकर कोई अजीब सा स्कूप खेलकर आउट हो गए तो आलोचना होगी, खुलकर होगी। सूर्या की पहचान ही 360 डिग्री बल्लेबाजी है। वो मैदान के हर कोने में शॉट खेल सकते हैं, और जब वो लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन यही आक्रामकता कभी कभी जल्दबाजी में बदल जाती है। बड़े मैच में कप्तान को सिर्फ एंटरटेनर नहीं, लीडर बनना पड़ता है। 10-12 गेंद की कैमियो से ज्यादा जरूरत 35-40 गेंद की कंट्रोल्ड मैच फिनिशिंग पारी की है। अगर सूर्य कुमार 15 ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो भारत 200 के पार जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर विकेट फेंका तो ड्रेसिंग रूम में दबाव दोगुना हो जाएगा। कप्तान की पारी सिर्फ रन नहीं होती, वो टीम का आत्मविश्वास तय करती है। इसलिए इस मुकाबले में सूर्या को नाम के नहीं, काम के कप्तान बनना होगा। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल किया, डेथ ओवर्स में तबाही मचा दी, लेकिन हार्दिक से उम्मीद सिर्फ बैटिंग की नहीं है। 2-3 ओवर ठोक कर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ 4 ओवर। अगर फिटनेस का बहाना बनाकर 2 ओवर डालकर किनारे हो गए तो ये नहीं चलेगा। टीम को ऑलराउंडर चाहिए, पार्ट टाइमर नहीं। हार्दिक इस टीम के बैलेंस की सबसे अहम कड़ी है। जब वो पूरे 4 ओवर डालते हैं तो कप्तान के पास विकल्प बढ़ जाते हैं। पावर प्ले में 1 ओवर, मिडिल में 1 कंट्रोल ओवर और डेथ में 1-2 ओवर, यही तो असली वैल्यू है। सिर्फ 20 गेंदों में 40 रन मार देना काफी नहीं है अगर गेंद से योगदान अधूरा रह जाए। बड़े मैच में बहाने नहीं चलते, वहां कमिटमेंट चलता है। डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी शानदार थी, लेकिन अब चुनौती बढ़ी है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज आपको शॉर्ट बॉल, स्लोअर बॉल, वाइड यॉर्कर सब कुछ देंगे। वहां सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। हार्दिक अगर 16वें ओवर से क्रीज पर आकर 35-40 रन ठोक गए और साथ में 4 ओवर में 30-32 रन देकर 1-2 विकेट निकाल दिए तो मैच भारत की तरफ झुक जाएगा। लेकिन अगर आधा अधूरा योगदान रहा तो दबाव सीधे बाकी गेंदबाजों पर आएगा। अब बड़ा सवाल, शिवम दुबे। मेरा साफ मानना है कि दुबे को थोड़ा ऊपर भेजा जाए। अगर 12-13 ओवर में विकेट गिरता है तो दुबे को भेजो। मिडिल ऑर्डर में मजबूती चाहिए। अगर आप उन्हें 18वें ओवर में भेजोगे और कहोगे जाओ मारो तो ये नाइंसाफी है। दुबे को 10-12 गेंद चाहिए सेट होने के लिए। दुबे की ताकत है कि वो स्पिनर्स पर भारी पड़ते हैं। अगर 11-14 ओवर के बीच उन्हें मौका मिला तो वो गेम का रुख बदल सकते हैं। लेकिन अगर हर बार उन्हें आखिरी 6-8 गेंद बचें और कहा जाए कि अब 20 रन मारो तो ये प्लानिंग की कमी होगी। टीम मैनेजमेंट को उनकी भूमिका साफ करनी होगी। मिडिल ओवर्स में एक बाएं हाथ का पावर हिटर होना बहुत बड़ा फायदा है। फील्ड बदलती है, गेंदबाज लाइन बदलते हैं और यही जगह है जहां मैच फिसलता या बनता है। दुबे को भरोसा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अगर उन्हें सही समय पर भेजा गया और उन्होंने 18-20 गेंद में 35-40 रन बना दिए तो वेस्टइंडीज के गेंदबाज बैकफुट पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर हार्दिक और दुबे इस मुकाबले के एक्स फैक्टर हो सकते हैं। एक से बैलेंस मिलता है, दूसरे से मिडिल ओवर्स में पावर, लेकिन दोनों का सही इस्तेमाल ही असली गेम चेंजर होगा। अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय लगता है। ईडन गार्डन्स की पिच स्पिन फ्रेंडली हो सकती है। अक्षर आपको बैटिंग डेप्थ भी देंगे और 4 ओवर भी। अगर अक्षर को सिर्फ 1-2 ओवर देकर किनारे कर दिया तो फिर चुनने का क्या फायदा। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, कोलकाता की पिच उन्हें सूट कर सकती है, लेकिन वरुण अगर लाइन लेंथ भटकी तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आपको स्टैंड में भेज देंगे। इसीलिए स्मार्ट बॉलिंग चाहिए, सिर्फ मिस्ट्री के भरोसे नहीं। अर्शदीप सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-24 यॉर्कर सटीक थे। डेथ ओवर्स में वही डिसिप्लिन चाहिए। एक भी ओवर 18-20 रन का गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। जसप्रीत बुमराह लीड पेसर, उनसे उम्मीद हमेशा बड़ी होती है। अगर बुमराह ने पावर प्ले में विकेट निकाल दिए तो वेस्टइंडीज बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन अगर बुमराह भी फ्लैट पड़े तो फिर मुश्किल है। अब एक और खबर, रिंकू की जगह श्रेयस अय्यर की एंट्री की चर्चा। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन अगर अय्यर आते हैं तो मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिल सकती है। रिंकू फिनिशर हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही विकेट गिरते हैं तो अय्यर जैसा एंकर काम आ सकता है। सबसे जरूरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं,
जिम्बाब्वे को हराकर अगर किसी को लग रहा है कि हम तो 250 हर मैच में बना देंगे, तो ये सोच ही सबसे बड़ा खतरा है। क्रिकेट में एक बड़ी जीत अक्सर असली कमजोरी छुपा देती है। स्कोरबोर्ड चमकता है, सोशल मीडिया तारीफों से भर जाता है, लेकिन असली इम्तिहान अगले मैच में होता है। वेस्टइंडीज के पास पावर हिटर्स हैं। अगर उन्होंने पहले बैटिंग कर ली और 200 प्लस ठोक दिया तो चेज आसान नहीं होगा। वेस्टइंडीज ऐसी टीम है जो 5-6 ओवर में मैच का रुख बदल देती है। अगर उनके 2 बल्लेबाज 10-12 ओवर तक टिक गए तो रन रेट 11-12 के पार चला जाएगा। वहां से वापसी आसान नहीं होती। इसलिए यह सोचना कि हम तो पिछली बार 256 बना चुके हैं, यही सबसे खतरनाक मानसिकता है। हर मैच नई कहानी है और यहां एक गलती सीधा टूर्नामेंट खत्म कर सकती है। भारत को पावर प्ले में कम से कम 55-60 रन चाहिए बिना ज्यादा विकेट खोए। इसका मतलब यह नहीं कि 6 ओवर में 70 के चक्कर में 3 विकेट गिरा दो। समझदारी के साथ आक्रामक शुरुआत चाहिए। अगर 6 ओवर में 58 एक जैसा स्कोर रहा तो मैच कंट्रोल में रहेगा। मिडिल ओवर्स में 8-9 रन प्रति ओवर से कम नहीं। यही वो फेज है जहां कई टीमें ढीली पड़ जाती हैं। 7 से 14 ओवर के बीच अगर रन रेट 7 पर आ गया तो दबाव दोगुना हो जाएगा। यहां सिंगल, डबल, गैप में चौके और स्पिनर्स पर स्मार्ट अटैक जरूरी है। गेम को ठहरने नहीं देना है। और डेथ ओवर्स में 12-13 रन प्रति ओवर। आखिरी 4 ओवर में कम से कम 50 रन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर 16 ओवर तक 140-150 पहुंच गए तो 200 पार करना आसान होगा। लेकिन अगर आखिरी ओवरों में बल्लेबाज घबरा गए तो 170-175 पर रुक जाना भी संभव है और वो स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ सुरक्षित नहीं है। बॉलिंग में भी प्लान साफ होना चाहिए। पावर प्ले में 1-2 विकेट अनिवार्य हैं। अगर वेस्टइंडीज बिना नुकसान के 60-65 बना गई तो मैच हाथ से निकल सकता है। मिडिल ओवर्स में स्पिन से दबाव बनाना होगा, रन रोकना, डॉट बॉल बढ़ाना और बीच बीच में विकेट निकालना। और डेथ ओवर्स में सिर्फ एक ही मंत्र, यॉर्कर, वाइड, फुल टॉस या स्लॉट बॉल की कोई गुंजाइश नहीं। 17वें से 20वें ओवर तक लाइन, लेंथ पर जरा सी चूक और गेंद स्टैंड में होगी। कुल मिलाकर यह मैच सिर्फ स्किल का नहीं, माइंडसेट का है। जो टीम ज्यादा शांत, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा भूखी होगी वही सेमीफाइनल खेलेगी। यह मैच सिर्फ स्किल का नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को फ्रंट से लीड करना होगा। अभिषेक और ईशान को जिम्मेदारी लेनी होगी। तिलक को स्ट्राइक रेट बनाए रखना होगा। दुबे को ऊपर भेजना होगा। हार्दिक को ऑलराउंड परफॉर्मेंस देना होगा। अगर यह सब हुआ तो भारत सेमीफाइनल में जाएगा। अगर किसी ने भी गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर विकेट फेंका, अगर बॉलर्स ने नो बॉल और वाइड की बारिश की, तो फिर टीवी पर बैठकर हम सिर्फ अफसोस करेंगे। 1 मार्च की शाम 7 बजे ईडन गार्डन्स। करो या मरो, जीत गए तो सेमीफाइनल, हार गए तो सफर खत्म। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल क्रिकेट प्लस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।